मैं मधु चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आज हम जेनेटिक्स में लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर पर चर्चा करेंगे। जैसा हम पूर्व में देख चुके हैं कि मेंडल के थर्ड लॉ यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के अनुसार जब दो अलग अलग लक्षणों से संबंधित जीन का अध्ययन हम करते हैं तो हम ये पाते हैं कि गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ये स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाते हैं या कहें एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। वर्तमान अध्ययन हमें ये बताते हैं कि अगर ये दोनों लक्षणों से संबंधित जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हों तो ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं यानी स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं दर्शाते, या हम ये कहें कि मेंडल के थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को ये फॉलो नहीं करते। हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नियम से ज्ञात होता है कि जब दो या दो से अधिक कारक या जीन एक साथ अध्ययन किए जाएं तो युग्मकों में वितरण के समय ये कारक या जीन स्वतंत्र और रैंडम अपव्यूहन प्रदर्शित करते हैं। अगर हम दो जीन लें ए और बी और दोनों के रिसेसिव और डोमिनेंट फीचर यानी कैपिटल ए स्मॉल ए के दो एलील और कैपिटल बी और स्मॉल बी के दो एलील, इन्हें लेने पर हम देखते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत दोनों कारक स्वतंत्र अपव्यूहन अगर दर्शाते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अनुसार तो हमें यहाँ पर इनसे 4 प्रकार के गैमेट प्राप्त होंगे। और वो 4 प्रकार के गैमेट यहाँ क्या होंगे? कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी। तो 4 प्रकार के हमें यहाँ पर गैमेट प्राप्त होंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो F2 जनरेशन होती है उसमें हमें यहाँ पर जो जीनोटाइप प्राप्त होता है, जीनोटाइप रेशो जो प्राप्त होता है वो होता है 9:3 फिनोटाइप रेशो 9:3:3:1। और अगर हम टेस्ट क्रॉस देखें तो हम देखते हैं कि हमारा रेशो होता है 1:1:1:1:1। और ये जो रेशो है ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पर आधारित है। अर्धसूत्री विभाजन का अगर विस्तार में अध्ययन किया जाए तो लक्षणों का यह स्वतंत्र अपव्यूहन असंजात गुणसूत्रों यानी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के स्वतंत्र अपव्यूहन पर आधारित है। इसलिए दो लक्षणों के स्वतंत्र अपव्यूहन के लिए यह आवश्यक है कि उनके जीन अलग अलग यानी असंजात गुणसूत्रों पर स्थित हों। हम ये जानते हैं कि एक गुणसूत्र पर एक से ज़्यादा जीन सदैव पाए जाते हैं। जब हमारे सम्मुख ऐसी परिस्थिति हो जिसमें दो या दो से अधिक जीन एक गुणसूत्र पर उपस्थित हों तब वंशागति के गुणसूत्र सिद्धांत के आधार पर स्वतंत्र अपव्यूहन संभव नहीं होता, यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अनुसार हमें जो फिनोटाइप रेशो है वो प्राप्त नहीं होता। और हम ये भी कहते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को ये फॉलो नहीं करते। W. बेटसन ने 1905 में मटर के पौधे लथाइरस यानी स्वीट पी पर संकरण के प्रयोग जब किए और उनके परिणाम प्रस्तुत किए तो उन्होंने देखा कि वो परिणाम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के परिणामों से भिन्न थे। W. बेटसन ने मीठी मटर में जो लक्षण लिए उसमें फूलों का रंग और परागकण की शेप ली। तो फूलों के रंग
दो प्रकार के लिए गए, नीले पुष्प यानी कैपिटल बी और लाल पुष्प यानी स्मॉल बी। ये यहाँ नीला रंग प्रभावी है और लाल रंग अप्रभावी है। इसी प्रकार परागकणों की शेप यानी लंबे परागकण कैपिटल एल प्रभावी लक्षण और गोल परागकण स्मॉल एल यानी अप्रभावी लक्षणों को लिया गया। F1 संतति में जो पौधे प्राप्त हुए उसमें हमें मिले कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, और जो फिनोटाइप उसका था वो नीले पुष्प और लंबे परागण जो प्रभावी लक्षण था। F1 संतति से प्राप्त पौधों के साथ जब टेस्ट क्रॉस यानी कि अप्रभावी लक्षणों वाले पौधों के साथ जब क्रॉस कराया गया स्मॉल बी स्मॉल एल के साथ, तो यहाँ जो लक्षण लिए थे उनके संकरणों के परिणाम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से भिन्न पाए गए। ये परिणाम इस प्रकार प्राप्त हुए। कपलिंग एंड रिपल्शन हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट्स ऑन स्वीट पी बाय डब्ल्यू बैटसन। तो डब्ल्यू बैटसन ने जो दो लक्षण लिए थे, फूलों का रंग और परागकणों की शेप, उन्होंने दो प्रकार से संकरण के लिए लक्षणों का चुनाव किया। कुछ पौधों में उन्होंने प्रभावी गुणों को, शुद्ध प्रभावी गुणों को लिया और शुद्ध अप्रभावी गुणों को लिया। इसके विपरीत दूसरे क्रॉस में उन्होंने पैतृक पौधों में एक प्रभावी और एक अप्रभावी दो अलग अलग तरह के लक्षणों का चुनाव किया। जब दोनों प्रभावी एलील या कहें कि दो अप्रभावी शुद्ध पौधे, दो प्रभावी गुणयुक्त शुद्ध पौधे और अप्रभावी गुणयुक्त पौधों को लिया गया, कैपिटल बी स्मॉल कैपिटल एल स्मॉल बी स्मॉल एल, यानी ब्लू फ्लावर, लॉन्ग पोलन और रेड फ्लावर और राउंड पोलन। तो ये शुद्ध प्रभावी लक्षण वाले पौधे और ये शुद्ध अप्रभावी लक्षण वाले पौधे, इनसे हमें F1 संतति में प्राप्त हुए ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पोलन वाले जो हेट्रोजाइगस जीनोटाइप युक्त पौधे हैं। इनमें दोनों तरह के, दोनों जीनों के एलील मौजूद हैं, कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। और जब इनका क्रॉस हम अप्रभावी शुद्ध लक्षणों वाले पौधे से कराते हैं, या हम ये कहें कि हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं F1 जनरेशन के पौधों का, तो जो परिणाम हमें प्राप्त होते हैं, अगर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात हम करें तो हमें यहाँ पर चारों तरह के जो कॉम्बिनेशन प्राप्त होते हैं, ये चारों तरह के कॉम्बिनेशन इक्वली प्राप्त होने चाहिए। 1:1:1:1 का रेशो हमें मिलना चाहिए, जो यहाँ प्राप्त नहीं होता है। तो हम ये देखते हैं कि हमारे जो पेरेंटल जेनरेशन थी यहाँ पर, उसमें प्रभावी लक्षणों युक्त जो दोनों जीन हैं वो एक जनक में थे और अप्रभावी लक्षणों युक्त जो जीन हैं वो दूसरे पौधे में थे। तो इसी प्रकार की जो अनुपात हमें यहाँ मिलता है, फिनोटाइप अनुपात मिलता है टेस्ट क्रॉस में, हम देखते हैं कि एक जो प्रभावी लक्षण है ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन, और दूसरा अप्रभावी लक्षण दोनों, इसमें रेड फ्लावर और राउंड पोलन। जो नए कॉम्बिनेशन हमें मिलते हैं उसमें ब्लू फ्लावर और राउंड पोलन
यानी एक प्रभावी लक्षण और एक अप्रभावी लक्षण, इसमें भी रेड फ्लावर और लॉन्ग पोलन यानी एक अप्रभावी और एक प्रभावी लक्षण, ये नए कॉम्बिनेशंस हैं। और जो पैतृक लक्षण हैं वो ये दोनों हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो पैतृक लक्षण हैं उनका अनुपात या उनकी संख्या ज़्यादा होती है और नए कॉम्बिनेशन नहीं होते या बहुत कम होते हैं, निग्लेजिबल होते हैं। अर्थात जो दोनों लक्षणों के जीन हैं एक ही जनक में, बी और कैपिटल बी और कैपिटल एल एक पेरेंट्स में थे और स्मॉल बी और स्मॉल एल दूसरे पेरेंट्स में थे, ये दोनों अगली संतति में ऐसे ही जाना चाहते हैं, यानी ये प्रभावित करते हैं एक दूसरे को, ये फ्री नहीं है। उसी प्रकार जो दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया उसमें एक जनक में एक प्रभावी और एक अप्रभावी लक्षण लिया गया और दूसरे जनक में एक अप्रभावी, जो यहाँ प्रभावी था वो इसमें अप्रभावी, और दूसरा प्रभावी लक्षण लिया गया। F1 जनरेशन में हमें उसी प्रकार प्रभावी लक्षण वाले पौधे प्राप्त हुए और जब टेस्ट क्रॉस F1 जनरेशन का किया गया तो जो परिणाम हमें प्राप्त हुए, जैसा हम यहाँ देख रहे हैं जनकों में कि एक प्रभावी और एक अप्रभावी लक्षण है, तो टेस्ट क्रॉस के बाद जो रिजल्ट हमें मिले, जो पौधे हमें प्राप्त हुए, उनमें हम देखते हैं कि 7 पौधे, 16 में से 7 पौधे हमें प्राप्त होते हैं ऐसे जिनमें ब्लू फ्लावर और रेड पोलन है, ये एक पेरेंट का फिनोटाइप था, और 7 पौधे हमें ऐसे मिलते हैं जिनमें रेड फ्लावर और लॉन्ग पोलन है जो दूसरे पेरेंटल फिनोटाइप है। अर्थात पेरेंटल फिनोटाइप का रेशो यहाँ फिर ज़्यादा होता है और नए कॉम्बिनेशंस फिर कम होते हैं। तो यहाँ हम एक चीज़ ये देखते हैं कि अगर एक ही गुणसूत्र पर एक ही जनक में अगर दोनों डोमिनेंट लक्षण, या यूं कहें कि जैसा हम इस एक्सपेरिमेंट में देख रहे हैं कि एक जनक में ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पोलन्स हैं और दूसरे जनक में अगर रेड फ्लावर और राउंड पोलन है, तो ये दोनों डोमिनेंट और ये दोनों रिसेसिव, ये एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं। इसको हम कहते हैं गैमेटिक कपलिंग। इसको W. बैट्सन ने कहा गैमेटिक कपलिंग, यानी जीन्स एक साथ रहना चाहते हैं। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि एक जनक में एक डोमिनेंट यानी ब्लू कलर और एक रिसेसिव यानी राउंड पोलन, और दूसरे जनक में रेड फ्लावर और लॉन्ग पोलन, ये दोनों डोमिनेंट फीचर हैं यहाँ पर और ये दोनों रिसेसिव फीचर हैं। तो पहले में हमने देखा था क्योंकि एक ही जनक में दोनों गुण डोमिनेंट और दूसरे जनक में दोनों गुण रिसेसिव थे, तो वो एक साथ रहना चाहते थे, दोनों रिसेसिव भी एक साथ रहना चाहते थे, दोनों डोमिनेंट भी एक साथ रहना चाहते थे, जिसको हमने कहा गैमेटिक कपलिंग। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों जो डोमिनेंट फीचर है, क्योंकि अलग अलग जनक में है तो ये एक साथ नहीं रहना चाहते, इसको हमने कहा रिपल्शन। एक ही जनक में दोनों लक्षणों से संबंधित जीन प्रभावी हों या अप्रभावी हों, या कॉम्बिनेशन हो, एक जीन प्रभावी और एक अप्रभावी लक्षण युक्त हो, वो एक दूसरे के साथ आकर्षण यानी कपलिंग शो करते हैं। इसके विपरीत दो अलग अलग जनकों में उपस्थित जो जीन होते हैं वो एक दूसरे के साथ प्रतिकर्षण शो करते हैं। दो अलग अलग जनक में जो जीन हैं वो एक साथ नेक्स्ट जनरेशन्स में
नहीं आना चाहते, इसको हम कहते हैं प्रतिकर्षण। और जो दोनों लक्षणों से संबंधित जीन जो एक पेरेंट में है वो अगली संतति में एक साथ जाना चाहते हैं, इसे हम कहते हैं आकर्षण यानी कपलिंग। यदि सामान्य रूप से स्वतंत्र अपविभन होता है तो एक टेस्ट क्रॉस में 1:1:1:1:1 का अनुपात मिलता है, परंतु यहाँ पर उक्त अनुपात के स्थान पर 7:1:1:7 अनुपात वास्तव में प्राप्त हुआ, जिससे ऐसा लगा कि प्रभावी युग्म विकल्पियों में साथ साथ रहने की प्रवृत्ति थी। अप्रभावी युग्म विकल्पियों के साथ भी ऐसा ही देखा गया। अगर वो एक जनक में है तो ऐसा ही रिजल्ट हमें मिलता है। बैटसन ने इस प्रकार के विचलन यानी डेविएशन को युग्मकी युग्मन यानी गैमेटिक कपलिंग कहा। इसी प्रकार जब दो प्रभावी युग्म विकल्पी तथा दो अप्रभावी युग्म विकल्पी अलग अलग जनकों में विद्यमान थे तब उनमें पृथक रहने की प्रवृत्ति पाई गई। अर्थात किसी भी प्रकार के अलग अलग लक्षणों से संबंधित जीन जब दो अलग अलग जनकों में होते हैं तो हमें अगली जनरेशन में लगभग वही प्रकार के कॉम्बिनेशन प्राप्त होने की प्रवृत्ति जीन में देखते हैं हम, जिस प्रकार का जीनोटाइप या कहें कि जीन का कॉम्बिनेशन उनके पेरेंट्स में होता है। तो अगर अलग अलग जनकों में इस प्रकार के प्रभावी अथवा अप्रभावी युग्म विकल्पी विद्यमान थे तब उनमें पृथक रहने की प्रवृत्ति पाई गई। इस परिघटना यानी फिनोमेना को रिपल्शन कहा गया। बैटसन के प्रयोग में रिपल्शन फेज के अंतर्गत एक जनक नीले पुष्प और गोल परागण वाला यानी एक प्रभावी लक्षण नीला रंग और एक अप्रभावी लक्षण गोल परागण तथा दूसरा लाल पुष्प जो एक अप्रभावी लक्षण है उसके साथ लंबे परागण जो एक प्रभावी लक्षण है लिया गया। यहाँ हम ये देखते हैं कि जो लिंकेज या कपलिंग की घटना जिसको बाद में लिंकेज कहा गया या सहलग्नता कहा गया, या हम ये कहें कि जीन अलग अलग एक ही गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जो जीन हैं अलग अलग लक्षणों से संबंधित, उनकी ऐसी प्रवृत्ति कि वो एक ही साथ अपनी जो अलग नेक्स्ट जनरेशन्स हैं या अगली संततियां हैं उनमें जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। और अगर सहलग्नता के लक्षण में कभी कमी आती है तो वो आती है क्रॉसिंग ओवर के कारण या जीन विनिमय की घटना के कारण। और जीन विनिमय की जो घटना है उसमें होता है कि जो अलग अलग गुणसूत्र हैं उनके बीच में खंडों का आदान प्रदान हो। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो जीन विनिमय की घटना है ये एक क्रोमोसोम है ABC, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C, ये दूसरा है स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, होमोलोगस क्रोमोसोम है ये। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये डबल क्रॉस ओवर हुआ है, एक जगह यहाँ क्रॉस ओवर हुआ है जिसके कारण इनके खंड बदले हैं, दूसरा यहाँ क्रॉस ओवर हुआ है उसके कारण फिर खंड बदले हैं। तो यहाँ डबल क्रॉस ओवर हुआ है और डबल क्रॉस ओवर का जो परिणाम है वो हम देख रहे हैं कि जो कैपिटल B यहाँ होना चाहिए था वो अब यहाँ है और जो स्मॉल b यहाँ था वो यहाँ चला गया है। तो एक खंड इस खंड का पूरा दोनों में एक्सचेंज हुआ है। मॉर्गन के ड्रोसोफिला पर किए गए प्रयोगों के आधार पर युग्मन और प्रतिकर्षण के संदर्भ में दिए गए निष्कर्षण के अनुसार युग्मन की दशा में दो प्रभावी युग्म विकल्पी एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, जबकि प्रतिकर्षण की दशा में वे दो विभिन्न या कहें भिन्न भिन्न समजात गुणसूत्रों पर होते हैं। बाद में ऐसे जीनों को सहलग्न जीन कहा गया और इस परिघटना को सहलग्नता कहा गया। सहलग्नता की शक्ति दोनों जीनों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। यह दूरी जो अधिक होती जाती है
उसी प्रकार सहलग्नता कम होती जाती है। सहलग्नता यानी लिंकेज के अधूरे रहने का एकमात्र कारण मियोसिस के अंतर्गत क्रॉसिंग ओवर की घटना का होना है। यदि दो जीनों के बीच की दूरी अधिक होगी तो क्रॉसिंग ओवर की जो प्रोबेबिलिटी है या कहें कि जीन एक्सचेंज होने की जो प्रायिकता है वो अधिक होगी और इसके कारण से रिकॉम्बिनेशन युक्त जो गैमेट्स हैं वो ज़्यादा प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत यदि दो जीनों के बीच की दूरी कम होती है तो जीन का एक्सचेंज कम होता है, क्रॉसिंग ओवर की घटना कम होती है और रिकॉम्बिनेशंस कम प्राप्त होते हैं। यहाँ हम क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज, जीन एक्सचेंज और रिकॉम्बिनेशंस को देखते हैं। हम दो जीन लेते हैं ए और बी। यहाँ एक जनक में हमने लिए हैं प्योर डोमिनेंट और दूसरे जनक में हमने लिए हैं प्योर रिसेसिव। और जब हम इनके बीच में क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में हमें यहाँ पर दोनों का जो हाइब्रिड मिलता है उसमें हमें एक पेरेंट से मिलते हैं कैपिटल A कैपिटल B और दूसरे पेरेंट से मिलते हैं स्मॉल a और स्मॉल b। F1 जनरेशन के बीच जब टेस्ट क्रॉस कराया जाता है तो अगर क्रॉसिंग ओवर की घटना नहीं हो उस परिस्थिति में जो गैमेट्स बनेंगे उस गैमेट्स में एक गैमेट हमें मिलेगा, इससे उसमें मिलेगा कैपिटल A कैपिटल B, दूसरा गैमेट हमें मिलेगा स्मॉल a और स्मॉल b। क्योंकि हम टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं तो यहाँ हमें जो एक जनक लेना है उसमें अप्रभावी यानी रिसेसिव फीचर्स लेने हैं और इससे जो हमें गैमेट मिलेगा वो हमेशा होगा रिसेसिव लक्षणों युक्त यानी स्मॉल a और स्मॉल b। और इसके कॉम्बिनेशंस जब नॉन क्रॉसिंग ओवर वाले दोनों गैमेट्स के साथ होंगे तो हमें इस प्रकार के दो कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, कैपिटल A कैपिटल B, स्मॉल a स्मॉल b और प्योर रिसेसिव। दूसरी तरफ जब क्रॉसिंग ओवर की घटना हो जाती है F1 जनरेशन्स के जो जाइगोट्स हमें मिलते हैं तो वहाँ स्थिति क्या होगी, यहाँ एक क्योंकि दो हमने यहाँ जीन दिए इनके बीच में ये क्रॉसिंग ओवर की घटना हुई है। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये जो A है कैपिटल A स्मॉल b के साथ आ जाएगा और स्मॉल a कैपिटल B के साथ आ जाएगा और इस तरह के दो गैमेट हमें यहाँ मिलेंगे। और जो रिसेसिव गैमेट हमें मिला था टेस्ट क्रॉस के लिए गए एक जनक से, उसके साथ जो हम कॉम्बिनेशन देखेंगे वो हमें इस प्रकार प्राप्त होंगे, कैपिटल A स्मॉल b और स्मॉल a स्मॉल b, स्मॉल a कैपिटल B, स्मॉल a स्मॉल b। यहाँ हम देखते हैं कि जो पेरेंटल फिनोटाइप था वो हमें ये पेरेंटल जीनोटाइप जो हमें मिला था और ये हमें रिकॉम्बिनेशन मिलते हैं क्रॉसिंग ओवर के बाद। क्योंकि यहाँ पेरेंटल अगर जीनोटाइप होता तो कैपिटल A कैपिटल B होता, लेकिन यहाँ हमें मिला है कैपिटल A स्मॉल b। इसी तरह अगर पेरेंटल जीनोटाइप होता तो यहाँ कैपिटल A कैपिटल B होता और यहाँ हमें मिलता है स्मॉल a कैपिटल B। तो ये रिकॉम्बिनेशंस हैं जो किसके कारण मिले, क्रॉसिंग ओवर की घटना के कारण। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर लिंकेज होता है तो ये क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। अगर हम लिंकेज देखेंगे तो इस प्रकार के गैमेट्स बनेंगे और अगर लिंकेज
कम होगा, लिंकेज कब कब होगा कम, जब क्रॉसिंग ओवर की घटना होगी। तो अगर लिंकेज एब्सेंट है तो रिकॉम्बिनेशंस बने और क्रॉसिंग ओवर की घटना हुई, और अगर लिंकेज उपस्थित था तो पेरेंटल जो जीनोटाइप था वो ही हमें प्राप्त हुआ, और क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशंस या कहें कि जो जीन का एक्सचेंज है वो नहीं होता है या नेग्लेजिबल होता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर की घटना बढ़ने के साथ साथ लिंकेज कम होता है, और लिंकेज की घटना, लिंकेज की लक्षण जीन के मध्य होने के साथ साथ, ज़्यादा होने के साथ साथ क्रॉसिंग ओवर की घटना कम होती है। इसी प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि एक से ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर की घटनाएं किस प्रकार हो सकती हैं। यहाँ हम 3 जीन को स्टडी करते हैं, ए बी सी, और एक प्योर रिसेसिव और दूसरा जो जनक है वो प्योर डोमिनेंट। दोनों पेरेंट्स, एक प्योर रिसेसिव और एक प्योर डोमिनेंट, इनके कॉम्बिनेशन से F1 में हमें मिलता है हेट्रोजाइगस कंडीशन। और इस हेट्रोजाइगस कंडीशन से जब हम देखते हैं कि क्रॉसिंग ओवर की घटनाएं किस किस प्रकार से हो सकती हैं, तो हम इसे इस प्रकार समझते हैं। ये जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है तो इस प्रकार से जब टेस्ट क्रॉस, ये F1 में हमें मिला हेट्रोजाइगस कंडीशन, इसके साथ हमने ये रिसेसिव लक्षणों युक्त एक जनक को लिया क्रॉस करने के लिए, और फिर हमें जो कॉम्बिनेशन उससे मिलता है वो अगर नॉन क्रॉसिंग ओवर है तो इससे हमें जो गैमेट मिलेंगे वो गैमेट मिलेंगे एक में जब तीनों जीन डोमिनेंट है और एक में जब तीनों रिसेसिव हैं। ये तो वो स्थिति है जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, और जो दूसरा जनक हमने यहाँ लिया है उसके साथ जब इनके कॉम्बिनेशंस बनेंगे तो जो जायगोट हमें मिलेंगे वो इस प्रकार होंगे, इसके साथ एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव फीचर वाला, और ये दोनों रिसेसिव फीचर वाले। जब सिंगल क्रॉसिंग ओवर होता है ए और बी जीन के बीच में, ए और बी जीन के बीच में, तो यहाँ से ए कैपिटल और स्मॉल बी और सी, स्मॉल ए और कैपिटल बी और सी, इस तरह के दो कॉम्बिनेशन हमें मिलेंगे और इनसे इस प्रकार के जायगोट मिलेंगे। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि सिंगल क्रॉसिंग ओवर ही हो लेकिन वो ए और बी जीन के बीच में ना हो, बी और सी जीन के बीच में हो। तो ऐसी स्थिति में जब कॉम्बिनेशंस बनेंगे, गैमेट्स जब बनेंगे, तो वो कैसे बनेंगे, ए और बी कैपिटल, और क्रॉसिंग ओवर क्योंकि यहाँ हो रहा है तो सी स्मॉल होगा, ये इस प्रकार मिलेगा। दूसरा ए और बी स्मॉल होगा और सी कैपिटल होगा, ये इस प्रकार का गैमेट मिलेगा। और इनसे फिर इस तरह के जायगोट्स मिलेंगे जब हमें इस पेरेंट्स के गैमेट्स के साथ कॉम्बिनेशन बनाने हैं। एक स्थिति ये हो सकती है कि डबल क्रॉसओवर हो, ए और बी जीन के बीच में एक क्रॉसिंग ओवर हो रहा है और बी और सी जीन के बीच में दूसरा क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। और ऐसी स्थिति में जो गैमेट्स हमें मिलेंगे वो इस प्रकार मिलेंगे, कैपिटल ए, फिर उसके साथ में जुड़ेगा स्मॉल बी और फिर कैपिटल सी। इसके बाद जो दूसरा गैमेट में हमें मिलेगा वो स्मॉल ए, फिर कैपिटल बी और स्मॉल सी। तो ये अलग तरह का कॉम्बिनेशन होगा। तो एक क्रॉसिंग ओवर भी हो सकता है और एक से ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर की घटना भी हो सकती है जब जीन का एक्सचेंज होता है दो क्रोमोसोम के बीच में।
एक गुणसूत्र पर स्थित सभी जीनों द्वारा युग्मक में अपने वास्तविक संयोग के रूप में एक साथ रहने की प्रवृत्ति को हम लिंकेज कहते हैं। सहलग्न जीन का विन्यास यानी अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन्स। अब ये लिंक्ड जीन्स का अरेंजमेंट दो प्रकार का हो सकता है, जो हम पहले भी देख चुके हैं कि पेरेंट्स में जो डोमिनेंट और रिसेसिव जीन है वो एक जनक में है या दोनों जनक में अलग अलग तरह का उनका संयोग है। अब यहाँ अगर सिस कंडीशन है तो हम ये देखते हैं कि एक पेरेंट में दोनों डोमिनेंट होते हैं जीन और एक पेरेंट में दोनों रिसेसिव होते हैं। अगर ट्रांस कंडीशन होती है तो एक पेरेंट में जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें से एक लक्षण डोमिनेंट और एक रिसेसिव होता है। इसी प्रकार दूसरे जनक में एक लक्षण रिसेसिव और दूसरा डोमिनेंट होता है। इसको हम कहते हैं ट्रांस अरेंजमेंट ऑफ जीन्स। दो जोड़ी सहलग्न जीन्स के लिए विषम युग्मजी जीव में सहलग्नता निम्न दो प्रकार की हो सकती है। दोनों युग्मकों के प्रभावी जीन युगल गुणसूत्रों में से किसी एक गुणसूत्र पर हो सकते हैं तथा इनके अप्रभावी युग्म विकल्पी युगल के दूसरे गुणसूत्र पर स्थित हो सकते हैं और इस प्रकार के विन्यास को समपक्ष विन्यास यानी सिस अरेंजमेंट तथा इस प्रकार के विषम युग्मजी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी को हम समपक्ष विषम युग्मजीन यानी सिस हेटेरोजाइगोट्स कहते हैं। इनमें एक युगल के प्रभावी जीन तथा दूसरे युगल के अप्रभावी जीन युगल गुणसूत्रों में से किसी एक गुणसूत्र पर तथा प्रथम युगल के अप्रभावी जीन तथा द्वितीय युगल के प्रभावी जीन कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी दूसरे गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। एक ही गुणसूत्र पर प्रभावी व अप्रभावी जीन्स के इस विन्यास को विपक्ष विन्यास यानी ट्रांस अरेंजमेंट तथा इस प्रकार के विषम युग्मजी को हम ट्रांस हेटेरोजाइगोट्स यानी विपक्ष विषम युग्मजी कहते हैं। पूर्ण एवं अपूर्ण सहलग्नता यानी कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। सहलग्न जीन्स के नए संयोगों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर सहलग्नता पूर्ण या अपूर्ण प्रकार की हो सकती है। कंप्लीट लिंकेज जब सहलग्न जीन दो या अधिक पीढ़ियों तक अपने वास्तविक अर्थात जनकीय संयोग में ही वंशागत होते हैं यानी पेरेंटल जीनोटाइप ही इनहेरिट किया जाए तो इसे पूर्ण सहलग्नता कहते हैं। इस अवस्था में जीन पृथक होकर नए संयोग नहीं बनाते, किंतु पूर्ण संलग्नता यदा कदा ही देखने को मिलती है। नर ड्रोसोफिला मक्खियों में कुछ लक्षण पूर्ण सहलग्नता प्रदर्शित करते हैं। इनकम्प्लीट लिंकेज अधिकांश दशाओं में युग्मक जनन के समय यानी गैमेटोजेनेसिस के दौरान सजातीय गुणसूत्रों में विखंडन और पुनर्मिलन यानी उनमें ब्रेक होते हैं डीएनए सेगमेंट्स और उनके बाद में रिकॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो पुनर्मिलन के समय क्रोमेटिड्स के विखंडित भागों का विनिमय होता है यानी एक्सचेंज होता है, जिसके फलस्वरूप नए संयोग यानी रिकॉम्बिनेशंस बनते हैं। इसे हम अपूर्ण सहलग्नता कहते हैं और अपूर्ण सहलग्नता लगभग सभी जीवों में देखने को मिलती है। सहलग्नता का सामर्थ्य यानी स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। सहलग्न जीन के बीच में जीव विनिमय द्वारा नए संयोगों के निर्माण की आवृत्ति द्वारा सहलग्नता की सामर्थ्य का परिकलन किया जाता है। अतः सहलग्नता की सामर्थ्य सहलग्न जीवों के बीच की दूरी एवं उनमें होने वाले जीन विनिमय की प्रतिशतता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात हम स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज को ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी दो जीन हैं उनके बीच में या जीन जिस प्रकार पेरेंट्स में है उसी प्रकार रिपीट होने की उनकी प्रवृत्ति कितनी है। अगर नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं जीन विनिमय के द्वारा या जीन एक्सचेंज के द्वारा नए संयोग अगर निर्मित हो रहे हैं
तो उन्हें कितना बाधित किया जा रहा है, यानी रिकॉम्बिनेशंस को या जीन के एक्सचेंज को, जीन के बीच का जो संलग्नता है या लिंकेज है उसके द्वारा कितना रोका जा रहा है, कितना अवरोधित किया जा रहा है, बाधित किया जा रहा है, इसे हम स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज कहते हैं। जैसे जैसे दो जीन के बीच में दूरी बढ़ती है उनके बीच में स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज कम होता जाता है। इसी प्रकार से जिस प्रकार जीन के बीच की दूरी बढ़ती है और संलग्नता की जो सामर्थ्य या स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज कम होता है तो क्रॉसिंग ओवर की घटना भी बढ़ती है। स्वाभाविक रूप से क्रॉसिंग ओवर अगर ज़्यादा होता है तो जो लिंकेज है वो कम होता है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं या व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दूरी बढ़ेगी तो संलग्नता कम होगी, दूरी कम होगी तो संलग्नता बढ़ेगी। उसी प्रकार से अगर क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा तो लिंकेज कम होगा, अगर क्रॉसिंग ओवर कम होगा तो लिंकेज ज़्यादा होगा। संलग्नता के सामर्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। संलग्न जीन के बीच की दूरी संलग्नता के सामर्थ्य को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। इसके अतिरिक्त अनेक शरीर क्रियात्मक एवं वातावरण संबंधी कारक भी संलग्नता के सामर्थ्य को प्रभावित करते हैं। संलग्नता के सामर्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। पहला, जीव की आयु यानी एज ऑफ एनिमल। आयु बढ़ने के साथ जीन विनिमय की संभावनाएं कम होती जाती हैं जिससे संलग्नता के सामर्थ्य में वृद्धि होती है। दूसरा, टेम्परेचर। ताप में वृद्धि से काइज़मेटा बनने की आवृत्ति में वृद्धि होती है जिसके फलस्वरूप संलग्नता के सामर्थ्य में ह्रास होता है, क्योंकि जैसे जैसे काइज़मेटा का नंबर बढ़ेगा यानी क्रॉसिंग ओवर बढ़ रहा है। एक्सरेज द्वारा विकिरणित करने पर संलग्नता के सामर्थ्य में ह्रास होता है। उससे जो ब्रेक होने की टेंडेंसी है डीएनए को ऑब्वियसली बढ़ जाती है और जीन का एक्सचेंज भी बढ़ता है। केमिकल्स द्वारा भी संलग्नता के सामर्थ्य में परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिनके कारण म्यूटेशंस यानी जो गुणसूत्र हैं उनकी संरचना में परिवर्तन होते हैं। लिंकेज ग्रुप, वे जीन जो संलग्नता के कारण स्वतंत्र अपव्यवन प्रकट नहीं करते एक संलग्न समूह में रखे जाते हैं। प्रत्येक जाति विशेष में इस प्रकार के संलग्नता समूहों की संख्या उनमें मिलने वाले अगुणित गुणसूत्रों की संख्या के समान होती है, जिससे यह ज्ञात होता है कि परस्पर संलग्न जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित रहते हैं। n नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने होंगे उतने ही लिंकेज ग्रुप होते हैं। ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, मक्का और जौ में क्रमशः 4, 10 और 7 संलग्न समूह होते हैं, जो क्रमशः उनमें पाए जाने वाले अगुणित गुणसूत्रों की संख्या अर्थात n बराबर 4, n बराबर 10 और n बराबर 7 के संगत है यानी इक्वल है। संलग्नता का महत्व यानी सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकेज। सजीवों में संलग्नता का विशेष महत्व है क्योंकि यह युग्मक निर्माण के समय होने वाली विभिन्नताओं की संभावना को कम करती है। अर्थात हम इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि अगर कुछ खास लक्षणों युक्त कोई जीव है तो और हम चाहते हैं कि उसके लक्षणों में परिवर्तन नहीं हो, किसी तरह के रिकॉम्बिनेशंस नहीं हो, तो सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकेज यानी संलग्नता का महत्व बढ़ जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार जो जीन है, अगर एक ही पेरेंट्स में जो जीन का क्रम है वो एज इट इज इनहेरिट होने की टेंडेंसी रखता है, तो हम उसे कहते हैं कि उनमें आपस में एक दूसरे को प्रभावित करने की शक्ति है, जिसे हम लिंकेज के रूप में समझ सकते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्रॉसिंग ओवर की घटना किस प्रकार होती है और किस प्रकार लिंकेज को प्रभावित करती है। धन्यवाद।